अम्मा जी, क्या आप हमारे साथ पिक्चर देखने चलेंगी? अंदर आते ही प्रियंका ने बड़े प्यार से मनोरमा से पूछा, जिसे सुनकर मनोरमा जी भी चौंक कर बोली, पिक्चर देखने? हाँ अम्मा जी, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। देखते देखने चलते हैं। नहीं बेटा, अब तुम दोनों ही देख आओ, तुम दोनों के साथ मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी। कहते हुए अचानक से मनोरमा जी की आंखों में वो दिन तैर गया जब श्यामलाल जी के मना करने के बावजूद भी बहू रचना और बेटे नवीन को पिक्चर हॉल में जाते देखकर वो भी उनके साथ पिक्चर हॉल में जाने की जिद कर बैठी थी। उनकी पेशकश सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली, पर बेटा गोला बोला, माँ तुम कहाँ जाओगी? हम बच्चों के बीच परेशान हो जाओगी, और फिर हमारे साथ मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है। वहाँ से हम सब खाना खाकर लौटेंगे। नवीन के मना करने पर वो तिलमिला उठी, पर श्यामलाल जी के डर से कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि श्यामलाल जी को बेकार की तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बच्चों के जाने के बाद अपने मन का गुस्सा उन्होंने श्यामलाल जी पर निकाला तो वो शांत स्वर में बोले, मनोरमा, गलती तुम्हारी है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। फिर तुम बेवजह छोटे बच्चों की तरह उनकी ज़िंदगी में हमेशा दखलंदाजी करती रहती हो। तुम्हें पिक्चर देखनी है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। श्यामलाल जी की बात सुनकर वो चुप हो गई, पर दोस्त के लिए बेटे द्वारा नकारे जाने का दंश बार बार चुप कर उन्हें पीड़ा पहुंचा कर रहा था। फिर लगा कि श्यामलाल जी सच्ची तो कह रहे हैं। कल तक उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच बड़े हो गए हैं, और मनोरमा जी में बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों आती जाती रहती है। उनकी सास अक्सर कहा करती थी कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, पर तब वो इस बात का मजाक बनाया करती थी। लेकिन अब वो खुद भी जाने अनजाने में उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगी थी। ये वही नवीन था जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या कहीं घूमने जाना होता तो खुद पापा से कहने के बजाय उनसे सिफारिश करवाता था। सच में समय के साथ सब कुछ कितना बदल जाता है। अब तो उसने अपनी माँ का साथ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वो अपनी उसकी नज़रों में ओल्ड फैशन हो गई है, जिसे आज के ज़माने की तौर तरीके नहीं आते। जबकि वो अपने समय में पार्टियों की जान हुआ करती थी। लोग उनकी जिंदा दिल्ली के कायल थे। अम्मा जी की सोच में डूब गई। प्लीज चलिए ना, परिणीति शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित अच्छी मूवी है, आपको जरूर पसंद आएगी। आग्रह करते हुए प्रियंका ने कहा तो प्रियंका की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी अतीत से वर्तमान में लौट आई। शरद चंद्र उनके प्रिय लेखक थे। उन्होंने अशोक कुमार और मीना कुमारी की पुरानी प्रेमिका भी देखी थी, उपन्यास भी पढ़ा था। फिर भी प्रियंका के आग्रह पर फिर से उस पिक्चर को देखने का लोभ नहीं छोड़ पाई और उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उनकी सहमति पाकर प्रियंका उन्हें तोड़ने तैयार होने का निर्देश देते हुए खुद भी तैयार होने चली गई। श्यामलाल जी अपने एक नज़दीकी दोस्त के बेटे की शादी में गए हुए थे। जाना तो वो भी चाहती थी उनके साथ, पर उसी समय यहाँ पर उनकी सहेली की बेटी की शादी पड़ गई। इसलिए श्यामलाल जी ने कहा कि मैं वहाँ होकर आता हूँ, तुम यहाँ शामिल हो जाना। कम से कम किसी को भी शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा। वैसे भी उन्होंने हमारे दोनों बच्चों की शादी में आकर हमारा मान बढ़ाया था, इसीलिए दोनों जगह जाना बहुत ज़रूरी था। श्यामलाल जी के न होने के कारण वह अकेली बोर होती या बेकार के धारावाहिकों में अपना दिमाग खपाती, पर अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे। न चाहते हुए भी टेलीविज़न देखना उनकी एक मजबूरी थी सी बनी गई है, या यूँ कहिए कि मनोरंजन का एक सस्ता और सुलभ साधना सही यही रह गया है। इसीलिए मन की ऐसी हालत लिए जी रही मनोरमा जी के लिए प्रियंका का आग्रह उन्हें सुकून दे गया, और थोड़े से इनकार के बाद उन्होंने स्वीकार कर ही लिया था। वैसे भी उनकी ज़िंदगी ठहर सी गई थी। दो बच्चों के रहते हुए एकांकी जीवन जी रहे थे। एक बेटा नवीन विदेश में है, तो दूसरा बेटा मुंबई में रहते हैं, तथा 2 बार विदेश जाकर नवीन और रचना के पास रह
आए थे, लेकिन वहाँ भी भाग दौड़ वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई थी। विदेश की बात तो छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहाँ भी पूरे दिन अकेले रहना पड़ता था। आजकल तो जब तक पति पत्नी दोनों न कमाए तब तक किसी का भी काम ही नहीं चलता, बल्कि बच्चों को आया के भरोसे या क्रेच में छोड़ना पड़े। एक उनका समय था जब बच्चों के लिए माँ बाप अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते थे, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना करियर ही मुख्य है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो यही लगता है कि आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की परवाह भी नहीं है। पैसों से तो वे अपने बच्चे को सारी दुनिया खरीद लेना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। जब श्यामलाल जी और मनोरमा जी का बच्चों के पास मन नहीं लगा तो फिर लौट कर अपने घर चले आए। श्यामलाल जी ने इस घर को बनवाने के लिए जब लोन लिया था, तब मनोरमा जी ने ये कहकर विरोध किया था कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़ी रहेंगे, हमारे दो बच्चे हैं, वो भी हमें अकेले थोड़ी रहने देंगे। पर पिछले 2 सालों से इधर उधर भटक कर उन्होंने अकेले रहने का फैसला ही कर लिया, और कभी बेमन से बनवाया गया घर अब उन्हें अचानक अच्छा लगने लगा था। इस अकेलेपन की पीड़ा से बचने के लिए अभी 4 महीने पहले ही उन्होंने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया था। सुशांत और प्रियंका अच्छे शरीफ लोग लग रहे। उन्हें उनका एक छोटा बच्चा था। इस शहर में नए नए आए थे। सुशांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उन्हें घर की ज़रूरत थी और श्यामलाल जी और मनोरमा जी को अच्छे पड़ोसी की, इसलिए उन्हें किराए पर रख लिया। अभी उन्हें आए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन प्रियंका आकर उनसे कहने लगी कि अम्मा जी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो बाबू को आपके पास छोड़ जाऊं, कुछ ज़रूरी काम से जाना है, हम जल्दी ही आ जाएंगे। उसका आग्रह देखकर पता नहीं क्यों मनोरमा जी उसे मना नहीं कर पाई। उस दिन बच्चों के साथ 2 घंटे कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इस बीच में न तो बच्चों रोया और न ही उन्हें कोई खास परेशान किया। मनोरमा जी ने उसके सामने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए थे। उनसे ही बस खेलता रहा। उसके साथ खेलते और बातें करते हुए उन्हें अपने पोते मोनू की याद आ गई। वो भी लगभग इसी उम्र का था। उस बच्चे में वो अपने पोते को ढूंढने लगी। उस दिन के बाद तो ये रोज़ का क्रम बन गया। जिस दिन बाबू नहीं आता, मनोरमा जी की आवाज़ देकर उसे बुला लेती। वो भी उन्हें दादी कहता तो उनका मन भावुक हो उठता। धीरे धीरे प्रियंका भी उनके साथ सहज होने लगी थी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती तो आग्रहपूर्वक उन्हें दे जाती। अगर अपने पैरों में तेल मलते देखी तो खुद उनके पैरों में लगा देती। कभी कभी उनके सिर की मालिश भी कर दिया करती। कभी कभी तो मनोरमा जी को लगता कि इतना स्नेह तो उन्हें अपने बेटे बहू से भी नहीं मिला। अगर कभी वो उनके नज़दीक आई भी तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है और कितना उनसे हिस्सा मिलेगा। सुशांत भी ऑफिस जाते समय उनका हाल चाल पूछ कर ही जाता। बिजली, पानी और टेलीविज़न का बिल भी वही जमा कर दिया करता था। यहाँ तक कि बाजार जाते हुए भी अक्सर उनसे पूछने आता कि उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से मनोरमा जी की काफ़ी समस्या हल हो गई थी। कभी कभी तो उन्हें लगता कि अपने बच्चे का सुख तो उन्हें कभी मिला ही नहीं। चलो, दूसरों की औलाद जो सुख दे रही है उसी से झोली भर लो। श्यामलाल जी ने तो उन्हें कई बार समझाया भी कि किसी पर भी इतना विश्वास करना ठीक नहीं, पर मनोरमा जी उनका ये कहना चुप करा देती कि आदमी की पहचान उन्हें भी है, ये लोग संस्कारी और सुशील है, अच्छे परिवार से है, अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के समय में कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता। अम्मा जी, आप तैयार हो गई? ये ऑटो ले आए हैं।
प्रियंका की आवाज़ ने मनोरमा जी को एक बार फिर विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। हाँ बेटी, बस अभी आई, कहते हुए मनोरमा जी ने कुछ रुपये सोच कर पर्स में रख लिए कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए पिक्चर के पैसे वो लोग देंगे, ये ठीक नहीं लगेगा। मनोरमा जी ने ज़बरदस्ती पिक्चर के पैसे उन्हें पकड़ाए। पिक्चर अच्छी लग रही थी। कहानी के पात्रों में वो इतना डूब गई कि समय का पता ही नहीं चला। इंटरवल होने पर उनका ध्यान भंग हुआ। तभी सुशांत उठकर बाहर गया और थोड़ी ही देर में पॉपकॉर्न लेकर आ गया। प्रियंका और उन्हें पकड़ाते हुए ये कहकर फिर से बाहर चला गया कि कुछ पैसे बाकी है, देकर आता हूँ। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू भी नहीं हो पाई थी कि तभी बच्चा रोने लगा। अम्मा जी, मैं अभी आती हूँ, ये बहुत रो रहा है, इसे बाजार जाकर थोड़ा घुमा लाती हूँ। ये कहकर प्रियंका भी चली गई। उनको गए हुए आधा घंटा भी हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को भी न लौटते देखा मनोरमा जी का मन आशंकित होने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़कर देखा, पर फिर से सोचकर रह गई। जाती कि शायद बच्चा चुप न हुआ तो इसलिए वे बाहर ही होंगे। ये सोचकर मनोरमा जी ने पिक्चर में मन लगाने की कोशिश ही अनचाहे विचारों को झटक कर वो फिर से पात्रों में खो गई। अंत सुखद था, पर फिर भी उनकी आंखों भर आई। आंखें पोंछकर वो इधर उधर देखने लगी तो इस समय भी सुशांत और प्रियंका को न पाकर वो स्वयं उठ गई। बहुत दिनों से मनोरमा जी अकेले घर से नहीं निकली थी, इसलिए भी उन्हें डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों उन्हें अकेले छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक तो अब तक उनके पास आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा, पर अब तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। तो घबराए मन से मनोरमा जी अकेले ही चल पड़ी। हॉल से बाहर आकर अनजाने चेहरे में उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे सब जाने लगे तो मनोरमा जी ने एक और खड़ी होकर सोचने लगी कि अब क्या करूं, उनका इंतज़ार करूं या ऑटो करके घर चली जाऊं। अम्मा जी, यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो? उनको अकेली खड़ी देखकर वॉचमैन ने उनसे पूछा। बेटा, जिनके साथ आई थी वो नहीं मिल रहे। आपके बेटे बहू क्या? वॉचमैन ने कहा। हाँ बेटा, कुछ और कह कर वो बात को बतंदर नहीं बनाना चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं। बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता ही नहीं रहती। वॉचमैन बुदबुदाया तो मनोरमा जी शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर और कोई चारा न देखकर वो उसकी हमदर्दी पाकर हिम्मत बटोर कर बोली। बेटा, एक एहसान करोगे तो? वॉचमैन ने कहा। कहिए माँ जी। बेटा, मुझे एक ऑटो रिक्शा में बैठा दो। उसने मनोरमा जी का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर ऑटो से उतरकर जैसे ही मनोरमा जी ने दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। हड़बड़ाकर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। लाखों के गहने और कैश गायब थे। ये सब देखकर उनका मन कर रहा था कि खूब जोर जोर से रोए, पर वो रोकर भी क्या हो सकता था। मनोरमा जी को शुरू से ही गहनों का बहुत शौक था। जब भी पैसा बचता उससे वो गहने खरीद लेती थी। श्यामलाल जी कभी उनके शौक पर हंसते तो वो कहती कि मैं पैसा बेकार नहीं गंवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज़ ही खरीद रही हूँ, वक्त पर काम आएगी। पर वक्त पर काम आने की बजाय वो तो कोई और ही ले भागा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घर खर्चे में से 10,000 रुपये बचाकर अलग से रखे थे। घर में कुछ मरम्मत का काम करवाया था, कुछ होना बाकी था। उसके लिए श्यामलाल जी ने 50,000 बैंक से निकलवाए थे, पर निश्चित तिथि पर ठेकेदार लेने नहीं आया तो वो पैसे भी अंदर अलमारी में ही रखे थे। पर अब सब एक ही झटके में चला गया। जहाँ कुछ देर पहले तक वो सुशांत और प्रियंका को लेकर परेशान थी, वहीं अब इस नई मुसीबत के कारण समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। पर फिर ये सोचकर कि शायद बच्चे के कारण सुशांत और प्रियंका अधूरी पिक्चर छोड़कर घर आ गए होंगे,
उन्हें आवाज़ लगाई तो कोई आवाज़ न पाकर मनोरमा जी उस और गई। वहाँ उनका कोई सामान न पाकर वो अचकक गई। घर खाली पड़ा था। कमरे में बस उनका दिया पलंग, एक टेबल और 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। अब उन्हें पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आ रही थी। कितने साथी ठग थे, दोनों किसी को शक न हो इसीलिए इतनी सफाई से पूरी योजना बनाई। उन्हें फिल्म दिखाने ले जाना भी इस योजना का हिस्सा था। उन लोगों को पता था कि श्यामलाल जी घर पर नहीं है और इतनी गर्मी में कूलर पंखे की आवाज़ में आस पड़ोस में से किसी को कुछ सुनाई भी नहीं देगा। वो आराम से अपना काम कर लेंगे। अभी भागने के लिए भी समय मिल जाएगा। पिक्चर देखने का आग्रह करना, बीच में से उठकर चले जाना, ये सब कुछ मनोरमा जी के सामने चलचित्र की भांति घूम रहा था। कहीं कोई चूक नहीं, उन लोगों की किसी बात की शर्मिंदा का डर नहीं। हैरानी तो इस बात की थी कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद भी उन्हें कभी भी उन दोनों पर शक नहीं हुआ था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संयत कर श्यामलाल जी को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही सारी बातें बताकर फूट फूट कर रोने लगी। तो उन्हें रोता हुआ देखकर श्यामलाल जी ने उन्हें सांत्वना दी और पड़ोसी शर्मा जी के घर जाकर मदद मांगने को कहा। वो बदहवास बगल में रहने वाली राधिका जी के पास गई। राधिका जी को सारे हालात से अवगत कराया तो वो बोली, कुछ आवाज़ें तो आ रही थी पर मुझे लगा कि शायद आपके घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जो हो गया सो हो गया। शर्मा साहब बोले, परेशान होने या चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तो चोरी किया सामान मिलता नहीं, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। चलिए FIR दर्ज करवा देते हैं। शर्मा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और मनोरमा जी को साथ लेकर थाने गए। पुलिस इंस्पेक्टर उनके बयान को सुनकर बोले, उस जोड़े की तलाश तो हमें काफ़ी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने अखबार में भी निकलवाया था और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा था, पर शायद आपने इस खबर की ओर ध्यान नहीं दिया। ये जोड़ा कई जगह ऐसी वारदात कर चुका है पर किसी का भी बताया नहीं गया। हुलिया उनसे मैच नहीं करता। शायद वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम के बनकर रहते हैं। क्या आप उनका हुलिया बता सकेंगे? कब से वो लोग आपके साथ रह रहे थे? उन दोनों के बारे में जो भी मनोरमा जी को पता था उन्होंने सारी जानकारी दे दी। जिस ऑफिस में वो काम करता था वहाँ पता लगाया तो पता चला कि इस नाम का कोई भी आदमी उनके यहाँ काम ही नहीं करता था। उनके बताई हुई जानकारी के आधार पर बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। पुलिस ने घर जाकर जांच पर कि कहीं कोई सुराग नहीं था। यहाँ तक कि कहीं उनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए। लगता है शातिर चोर थे। दोनों इंस्पेक्टर बोला, हम लोग कई बार आप जैसे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि नौकर और किराएदार रखते समय पूरी सावधानी बरतें, उनके बारे में पूरी जानकारी रखें। मसलन वो कहाँ काम करते हैं, उनका स्थायी पता, फोटोग्राफ आदि पर लोग तो समझते ही नहीं। इंस्पेक्टर थोड़ा रुककर फिर बोले, वो आपके किराएदार थे, इस बात का कोई प्रमाण है? आपके पास किराएदार, इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। आयकर की पेचीदगी से बचने के लिए हमने खुद को उन अपराधियों के हवाले कर दिया। हाँ, शुरू में कुछ एडवांस देने के लिए ज़रूर कहा था हमने, पर जब उन्होंने असमर्थ जतलाई तो उनकी मजबूरी को देखकर हमारा मन पिघल गया था। दरअसल हमें पैसों से ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ अपना सूनापन बांटने या घर की रखवाली के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत थी और उनकी बातों में सच्चाई टपक रही थी। बच्चे वाला युगल था, सो संदेह की कोई बात नहीं नज़र नहीं आई। यही तो गलती करते हैं आप लोग। कुछ एग्रीमेंट करवाएंगे तो उसमें सब कुछ दर्ज हो जाएगा। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं रहता कि वो शरीफ है या बदमाश। वो तो गनीमत है कि आप सही सलामत हैं, वरना ऐसे लोग अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी का भी खून करना पड़े तो पीछे नहीं रहते। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर बोला, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो यथासंभव जल्द कार्रवाई करेंगे, पर साथ ही वो जोड़ा
जोर दिया कि आजकल ऐसे मामलों में अपराधी जल्दी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वे नकली पहचान और दर्जी दस्तावेज का सहारा लेते हैं। मनोरमा जी का मन बहुत भारी हो गया। घर लौटने के बाद वो खिड़की के पास खड़ी होकर लपक कर बाहर की ओर देखती रही। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी पर विश्वास करना इतना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने तो बस अपने अकेलेपन को थोड़ी सी रंगत देने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ विश्वासघात। दूसरे दिन श्यामलाल जी भी आ गए। मनोरमा जी को रोते देखकर श्यामलाल जी ने कहा, जब मैं कहता था कि कोई किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तब तो मानती नहीं थी। उन्हीं के सामने अलमारी खोलकर रुपये निकालना रखना सब तुम ही तो करती थी, मुझे ही क्यों दोष रहे हो? जी, आप भी तो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए चेक उसी को देते थे। झुंझलाकर मनोरमा जी ने जवाब दिया। फिर वो सिसक पड़ी और बोली, गलती हो गई जी। इतना अपनापन दिखाकर किसी का मन में इतना छल छुपा होगा मैं सोच भी नहीं पाई। इस घटना का कई दिन बीत गए थे, पर उन शातिर चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मनोरमा जी कभी सोचती तो उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि वो इतने दिनों तक झूठे और मक्कारी लोगों के साथ रह रही थी।